नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। ओवरव्यू अमूमन तो मैं 3 विषय लेके करता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आज मुझे लगता है स्वतंत्रता दिवस के अलग अलग आयामों की बात कर लिया जाए। मैं ये भी है कि आज एक बड़ा दिन है, बड़े उल्लास का दिन है, देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज। तो आज हम लोग कोई जिसको कहते हैं ना नेगेटिव बात नहीं करेंगे। आज मैं किसी से प्रश्न नहीं पूछूंगा, आज मैं सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करूंगा। आज बात करेंगे कि हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं, आज हम किस बात को लेके वी कैन बी अ प्राउड इंडियन। हम क्यों हमें अपनी, और ख़ास करके स्वतंत्रता के बाद 47 के बाद की कुछ बातें की जाएंगी जिसको मेरे हिसाब से हर भारतीय को, देखिए ये मेरा नज़रिया, मैं फिर से एक बार आपको कर दूं, आपसे आग्रह ये रहेगा कि मेरे हिसाब से ये जो मैंने इस पूरे उसको 9 अलग अलग दशक में बांट दिया है। मतलब 47 से, जैसे 78 साल, 78वीं है, 77 साल हो गए हैं आज़ादी को, तो टेक्निकली इसको अगर आप वैसे देखिए तो 8 दशक, मतलब 8वां दशक चल रहा है। लेकिन अगर आप इसको 47 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से 10, 2010 से 2020 और 2020 के आगे, तो मैंने इसको कुल 9 भागों में बांटा और 10वां मैं अपने हिसाब से मैं एक रिव्यू करूंगा, मैं जो समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप भी अगर एक अपनी लिस्ट बनाइए, अगर आप इंटरेक्ट करें तो अच्छा लगेगा कि आपके हिसाब से आज़ादी के बाद अगर हर 10-10 एक डिकेड को लेते जाएं तो उसके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके हिसाब से क्या हो। मैं अपनी लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं फिर से बता दूँ, घटनाएं हो सकती हैं कि देश के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन अगर वो घटनाएं जो थोड़ा दुख त्रासदी देती हैं तो उसको आज नहीं बात करेंगे। आज 62 की लड़ाई की बात नहीं करेंगे, आज नोटबंदी की बात नहीं करेंगे, आज इमरजेंसी की बात नहीं करेंगे, आज गोधरा की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे कि हम किस वजह से एज एन इंडियन, हमें, मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल, मुझे क्या क्या अच्छा लगा। देश 47 में आज़ाद हुआ, तो 47 से 50 के बीच सबसे बड़ी बात तो आज़ादी मिली, उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता है। वो मतलब वो तो अंडरलाइन प्रिंसिपल है ही। लेकिन 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो देश का जिसने भविष्य तय किया और जिसको हमें अच्छा लगता है। एक संविधान, 1950 में हमें संविधान मिल गया, और वो संविधान ऐसा मिला जिसकी नींव ऐसी हमारी मजबूत बनी कि आज तक कितने आए, कितने गए, कितनों ने उस संविधान को हिलाने की अगर कोशिश भी की, लेकिन आम नागरिक के लिए वो एक ढाल बन के उसकी रक्षा में हमारा संविधान सदैव खड़ा रहा। दूसरा, उस दशक की बात अगर करें 47 से 50 की, तो मुझे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये भी लगता है कि रजवाड़ों का, जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, जब 1947 से पहले वो ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्टली उसको गवर्न करता था, वो अपने को अलग भी मानते थे, उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत राष्ट्र में विलय हो जाना एक सबसे बड़ी घटना और एक इम्पॉर्टेंट घटना, जिससे देश की जो भौगोलिक स्थिति थी और देश का जो ताकत थी और देश का जो ओवरऑल नज़रिया था, उसमें बहुत बड़ा काम हुआ। तो मेरे हिसाब से पहला, इस 47 से 50 में देश तो आज़ाद हुआ ही, उसके बाद संविधान और रजवाड़ों का भारत में विलय की जो प्रक्रिया थी। अब 50 से 60 में बहुत से लोग ये कहेंगे कि 50 से 60 में भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं 50 से 60 का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानता हूँ, अब ये सब अपने अपने नज़रिए हैं, ये नज़रिए आपके कुछ और हो सकते हैं, मेरे कुछ और हो सकते हैं। 50 से 60 में मेरे हिसाब से, जब देश अभी बिल्कुल शैशवावस्था में था, चलना शुरू कर रहा था, कदम बहुत अभी मजबूत नहीं हुए थे, तो जिसने भी उस देश, जिसके पास इस नेतृत्व की बागडोर थी, जो उस समय का सामूहिक नेतृत्व था, उसने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह का ध्यान दिया, और ये समझ में आया कि नहीं, हमारे लिए अगर देश को मजबूत बनाना है, देश की नींव को मजबूत करना है, जिस पे एक समृद्ध और खुशहाल भारत अगर खड़ा हो, तो उसमें आवश्यक है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो चाहे वो, मतलब जो भी हमारे PSUs बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, देश में ये समझा गया कि भाई इस देश की समृद्धि के लिए हमें कोर इंडस्ट्रीज़ में अपनी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। और उस समय ना केवल ये हुआ, फिर पढ़ाई लिखाई का भी बात हुई, कुछ अपनी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, अपना होना चाहिए, जिसको कहते हैं ना आत्मनिर्भरता पे बहुत जोर दिया गया था 50 से 60 के दशक। एक तो मेरे हिसाब से एक ये बहुत बड़ा वो था 50 से 60 के दशक का। और 50 से 60 के दशक का एक और चीज़ थी
कि धीरे धीरे हमारे राज्य जो थे, जो अपने अपनी स्वायत्ता, अपनी अपनी जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा था वो अब मजबूत होना शुरू हुआ। राज्यों की अपनी सेव होने लगी, राज्य अपने हिसाब से अपना विकास की बात करने लगे, राज्यों का रीओरिएंटेशन हुआ। तो ये एक बड़ा काम था। अब हम लोग बात कर लें 60 से 70 के दशक। 60 से 70 का दशक, नेहरू जी की मृत्यु, शास्त्री जी के बहुत छोटे समय के लिए प्रधानमंत्री बनना और उनकी मृत्यु, और फिर इंदिरा गांधी का आना। पॉलिटिकली मैं आज जो जितनी आपसे बातें कर रहा हूँ ज़्यादातर पॉलिटिकल ही करूँगा। तो मेरे हिसाब से 60 से 70 दशक का जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो एक दो चीज़ें लगती हैं, एक तो नॉन अलाइन मूवमेंट। नेहरू का नॉन अलाइन मूवमेंट को लीड करना एज अ स्टेट्समैन, विश्व की राजनीति में जो भारत का स्थान है वो हमने कहीं अपनी अलग धमक बनाई, अपनी अलग पहचान बनाई। और हम मतलब अमेरिका या यूएसएसआर, रूस के पिट्ठू के बीच में नहीं इस्टेब्लिश किए। हमने कहा कि नहीं, हमारी अलग से है, हम नॉन अलाइन मूवमेंट वाले हैं, और हमने उस नॉन अलाइन मूवमेंट के नेतृत्व में भी हमारे पास आ गया। तो मेरे हिसाब से 60 से 70 के दशक का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये था। और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसके बिना पे फिर से आज की जो आज का भारत देख रहे हैं, वो था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। सिर्फ बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं था, और भी नेशनलाइजेशन हुए, लेकिन सिंबल के रूप में लोग याद रखते हैं हरदम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जो 69 में हुआ, नैम 61 में बना। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जब इंदिरा गांधी ने किया, तो एक ऐसे समाज की स्थापना, एक ऐसे आर्थिक खाका खींचा गया कि जिसमें समाज के सब वर्गों को कम से कम बेसिक बैंकिंग इंडस्ट्री वहाँ तक पहुँचे, और ये केवल अमीरों का ना रह जाए, इंस्ट्रूमेंट अमीरों का ना रह जाए। अब हम लोग आते हैं 70 से 80 का दशक। 70 से 80 के दशक में मेरे हिसाब से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट, और वो शायद अगर देश के इतिहास के पहले 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों में लिखा जाएगा अभी तक के इतिहास में, उसका नाम है बांग्लादेश का उदय। कि जिस तरह से हमने उस बांग्लादेश वॉर को हैंडल किया, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, और हमने दुनिया को फिर एक बार दिखा दिया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक ऐसी जगह पे जाना उतना ही आवश्यक है जहाँ पे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव हुए थे, अब पाकिस्तान में चुनाव हुए थे, मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए थे, उनको सत्ता दी नहीं जा रही थी, और हम उस समय बांग्लादेश और मुजीबुर रहमान के साथ खड़े हुए थे, और हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल था, नहीं तो शायद उस समय बांग्लादेश का वजूद आने में टाइम लगता। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है मेरे हिसाब से 77 का चुनाव। इमरजेंसी लगी थी, और 77 में जिस तरह से इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाया गया, वो एक मैं उसको एक बड़ा इवेंट मानता हूँ। और उसी से रिलेटेड एक इवेंट मैं और कह लूँ, मेरे हिसाब से एक बड़ा इवेंट जो जगमोहन सिन्हा जी थे, जो जज थे इलाहाबाद के, जिस तरह से उन्होंने इंडिपेंडेंट होकर इंदिरा गांधी वाले केस में जजमेंट दिया था, वो सब मेरे हिसाब से 70 से 80 के दशक के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अब हम लोग आ जाएं 80 से 90 में। 80 से 90 में जो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा इवेंट है, वो इवेंट है 80 से 90 के दशक में जो सबसे बड़ा इवेंट है, वो मेरे हिसाब से राजीव गांधी का जो सूचना क्रांति, जो जिस तरह से वो कम्युनिकेशन में, संचार में जो मतलब सोच ही नहीं सकते थे। फ़ोन कितनी नायाब चीज़ हुआ करती थी, घर घर पीसीओ लगना शुरू हुआ, घरों में फ़ोन आने शुरू हुए, मतलब फ़ोन को उन्होंने आम आदमी के लिए इतना सुलभ कर दिया, और उसके बाद ये कंप्यूटर क्रांति आई, फिर डेटा का होने लगा। तो मेरे हिसाब से ये जो एक वो था, वो 80 से 90 के दशक का कभी भी लिखा जाएगा तो वो एक इम्पॉर्टेंट बड़ा लैंडमार्क था। फिर पंचायती राज व्यवस्था की भी बात कर सकते हैं, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था की बात हुई, ये सब था। 90 से 2000 का जो दशक था, 90 से 2000, उसमें मेरे हिसाब से दो बहुत बड़ी चीज़ें हुई। एक तो 90 से 2000 में दशक में मंडल कमीशन का ठीक से लागू होना कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और उस लागू होते ही समाज के एक बड़े वर्ग का सशक्तिकरण होना, उनका ड्यू मिलना जो बहुत दिनों से ड्यू था। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, एक लंबा, और उससे बहुत सामाजिक परिवर्तन हुआ, उससे देश की राजनीति में भी चेंज हुआ। तो मंडल कमीशन, और दूसरा जो बड़ा एक देश के लिए हुआ वो ग्लोबलाइजेशन था। उस समय हम सब लोग उस ग्लोबलाइजेशन, उस लिबरलाइजेशन के विरोध में थे, लेकिन आज जब मुड़ के देखते हैं तो जिस तरफ दुनिया जा रही थी,
अब तो उसको वापस घड़ी मोड़ना मुश्किल है, लेकिन उस समय का देश के लिए एक बड़ा इवेंट हुआ ग्लोबलाइजेशन। 2000 से लेके 2010 जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर इवेंट इस दशक का मेरे हिसाब से दो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक या दो की बात कर रहा हूं। नरेगा ने भारत में जो ग्रामीण परिवेश है उसकी बिल्कुल इकोनॉमी को, जिसको कहते हैं ना आमूल चूल परिवर्तन, वो बेसिक इकोनॉमी बदली। जो जिस तरह के उससे पहले लेबर को, जिस तरह का मजदूरों को मजदूरी दी जाती थी, उसमें बहुत बेसिक चेंज आया। नरेगा ने एक सेट किया कि नहीं, आप किसी भी श्रम का कम से कम इतना तो पैसा आपको देना ही होगा, और सरकार उसके साथ खड़ी हुई। नरेगा मेरे हिसाब से पाथ ब्रेकिंग था, शायद अपनी तरह का अनूठा एक एक्सपेरिमेंट था पूरी दुनिया में, और वो सक्सेसफुली हुआ भी। और दूसरा जो 2000 से 2010 के बीच का मेरे हिसाब से वो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक आम आदमी के हाथ में इतनी ताकत दी गई कि वो आदमी भी किसी से भी, अगर उसके पास एक 2 रुपए की कलम और 50 पैसे का कागज़ हो, तो वो किसी से भी ये प्रश्न पूछ सकता है, उसके बहुत सी चीज़ों का पूछ सकता है कि ये कैसे, सरकार से प्रश्न पूछ सकता है। 2010 से 2020 के बीच की बात कर लें। अब 2010 से 2020 के बीच में जो मुझे एक चीज़ लगती है, जो एक दो चीज़ें हुई, नीयत बहुत अच्छी थी, वो ग्राउंड पे कितनी पहुंची हैं उस पर बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मेरे हिसाब से जो स्वच्छता को लेके एक बार कोशिश हुई थी सरकार की तरफ से कि हम लोग स्वच्छता की बात करेंगे, शौचालय का निर्माण की बात थी कि घर घर शौचालय करेंगे, वो स्कीम कितने सक्सेसफुल हुई कितनी सक्सेसफुल नहीं हुई मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनिशिएटिव बड़ा था कि कम से कम घर घर शौचालय बन जाए। वो एक बड़ा भारी इनिशिएटिव था। कितना सक्सेसफुल हो गया पाया, या सही में ग्राउंड तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा रूट तक, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज ये मन बनाया है कि आज कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और कोई खराब टिप्पणी नहीं करेंगे। अब 2020 से और अभी तक हम लोग 2024 के आधे में बैठे हैं। इसके जो सबसे बड़ा इवेंट मुझे लगता है पिछले 4-5 साल का है, 2020 से लेकर अभी तक। तो पहले नंबर पे मेरे हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा मैं राहुल गांधी की वजह से नहीं कह रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा ने एक बार फिर ये इस्टेब्लिश किया कि अगर कोई नेता में ईमानदारी है और अगर वो लोगों से कनेक्ट होता है तो लोग भी उसको हाथों हाथ लेने को तैयार हैं, इर्रिस्पेक्टिव उसकी इमेज जो भी बनाई गई हो, पप्पू बनाई गई हो, गप्पू बनाई गई हो, लप्पू बनाई गई हो, लेकिन अगर उसमें ईमानदारी है और वो लोगों के साथ एक हाथ बढ़ाता है तो लोग 4 हाथ आगे बढ़ के उसको गले लगाने का काम करते हैं। ये इस देश ने भारत जोड़ो यात्रा से इस देश की जो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो दिखाई दी। दूसरा एक मेरे हिसाब से 2020 से अभी तक का जो एक बड़ा इवेंट है, मेरी याद में किसान आंदोलन जैसा एक पॉजिटिव वो नहीं हुआ। वो लोग जो बहुत एग्रेसिव माने जाते हैं, वो लोग जो आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, जिनके पास खेत भी हैं, वो लोगों ने जितना कहते हैं ना धैर्य के साथ सरकार के सामने जो आंदोलन किया, 700 से ज़्यादा की शहादत हुई, वो और एक सफल आंदोलन था। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि सरकार ने उनको करके जुगाड़ करके कैसे उनका आंदोलन तोड़ दिया, लेकिन आंदोलन बड़ा था। इतना बड़ा आंदोलन मेरे हिसाब से वी मस्ट सैल्यूट दैट। तो ये तो 9 चीज़ें होंगे। 10वां मैं अपने हिसाब से बता दूं कि मेरे हिसाब से इस पूरी जर्नी में अगर पिछले 77-78 साल की जर्नी देखें तो क्या सबसे एक अगर चीज़ को करना हो तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के लोकतंत्र पे जब भी खतरा आया, चाहे वो 75-77 का दौर हो, चाहे वो 1900, मतलब मैं 2-3 लैंडमार्क आप करूँगा। 77 में लोकतंत्र मजबूत हुआ तो 80 में और मजबूत हुआ कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो इस देश का आम नागरिक तुम्हें निकाल के फिर इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने को तैयार है। 89 में फिर हुआ कि भाई जवाबदेही है, आप जवाबदेही नहीं होंगे तो हम आपकी सत्ता बदल देंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार जब भी इस देश के आम जन के विवेक पे सवाल उठा है कि भाई अरे ये नहीं ऐसा, जो बड़े लोगों की डिबेट, जो बड़े स्टूडियो में डिबेट होती हैं, उस डिबेट से इतर, उससे अलग हटके अगर किसी ने ये दम्भ भरा कि मैं 400 पार, तो इस देश के नागरिक ने कहा नहीं, हमें तो मजबूत लोकतंत्र चाहिए। और वो अगर 400 पार में उसको डाउट होता है कि 400 पार अगर होगा तो संविधान और उसमें कहीं लोकतंत्र पे खतरा है, तो उसने 240 पे लाने का भी काम किया है। तो मैं सिर्फ मेरे हिसाब से जो इस देश की आम नागरिक के हाथ में जो आज़ादी के समय और संविधान के समय जो मत देने का अधिकार था,
वो शायद और अक्रॉस था, बिना किसी भेदभाव के। औरत पुरुष का भेदभाव नहीं, जात का भेदभाव नहीं, धर्म का भेदभाव नहीं, गोरे काले का भेदभाव नहीं, बिना किसी भेदभाव के जो एक ताकत दी गई है वोट देने की, उससे बड़ा कोई भी ताकत इस देश में नहीं दी गई। और लोगों ने उस ताकत का जब ज़रूरत पड़ी है तो ठीक इस्तेमाल किया। मुझे एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे लोगों ने उस ताकत को जब ज़रूरत पड़ी हो तो गलत इस्तेमाल। फिर से आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में ये देश और तरक्की करे और खुशहाल बने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।